ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध को लेकर के सबके जहन में यही सवाल है कि भैया अब आगे क्या होने वाला है। ये जंग 1 महीने से ऊपर हो चुकी है और अब इस जंग के अंदर एक बड़ा निर्णायक मोड़ बिल्कुल सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि कल को जमीनी जंग की शुरुआत हो सकती है। जमीनी जंग को लेकर के ईरान की क्या तैयारी है, किस तरीके से जमीनी जंग के लिए ईरान उसकी प्लानिंग है, और अगर कल को जमीनी जंग में अमेरिका के सैनिक उतरते हैं तो वहां पर क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। देखिए, अभी तक इस युद्ध को लेकर के जो बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं वो यही है कि इधर से मिसाइल गई है, उधर ये नुकसान हुआ है, उधर ये मारामारी मच गई है। इस तरह की खबरें, इस तरह की चीजें सामने आ रही है। लेकिन लार्ज पिक्चर इस युद्ध की क्या है वो समझने के लिए मैंने आज स्पेशल ईरान से इनवाइट किया सैयद आकिफ जैदी साहब को। ये रिसर्चर हैं और पिछले कई सालों से 10-12 सालों से लगातार ईरान में हैं और ईरान को बखूबी समझते हैं। वहाँ के लीडरान के साथ में एक तरीके से आप यूँ कहिए कि अच्छे संबंध भी है, और अंदर की जो बात है वो कम से कम उनके जरिए मुझे समझने को मिली और आप तक भी वो बात मुझे लगता है कि पहुंच पाएगी। और बड़ी आसान भाषा में, बड़े सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि आपको ये इंटरव्यू सुनना चाहिए। थोड़ा सा ये इंटरव्यू लंबा हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आई जो इस युद्ध की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने पेश करेंगी। आप जी इस वीडियो को जरूर देखिए। मुझे लगता है कि कई सारे सवाल जो आपके जहन में होंगे, चाहे वो सीज फायर को लेकर के हो, बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं आ रहा है ईरान, इसको लेकर के हो, या फिर अरब देशों पर जिस तरीके से अब हंटर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, तो उसको लेकर के अब अरब देशों का रवैया क्या होगा, ईरान का अरब देशों के प्रति क्या रवैया होगा, तैयारी क्या है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो है मैंने पूछे हैं। एक एक करके उन सवालों को जरा सुनते जाइए और उनके जवाब वो भी समझते जाइए। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आवाज़ और लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचती रहे और उससे हमें हौसला भी मिलता है, ताकत भी मिलती है। एक बार मुझे लगता है कि अब आपको ये इंटरव्यू ज़रूर सुनना चाहिए। हमारे साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सैयद आकिफ जैदी, रिसर्चर हैं और मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं और जिस तरीके से आपकी जो नॉलेज है, ख़ास तौर पर इस युद्ध के समय पर जो पैनिक का समय है, ऐसे में भी बहुत इमोशन को कंट्रोल करके और जो फैक्ट के साथ में आप बात कर रहे हैं, मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि आप आइए और हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए ज़रा क्या कुछ वहाँ के हालात हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ में जुड़े, और मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे तीसरे दिन लगातार आपसे बात होती रहें और आपके जरिए ईरान के हालात और ईरान की जो रणनीति है उसको समझते रहें। जी, सबसे बिस्मिल्लाह। जी, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और उम्मीद है कि हमारी आपसी बातचीत आपके दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जैदी साहब, मैं आपके जरिए जो समझना चाहता हूँ, मिसाइल इधर से आए, ड्रोन उधर से गया, ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं और 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं और इस पर मुझे लगता है कि बहुत बात हो चुकी है, लगातार हम भी अपडेट्स दे ही रहे हैं और वो भी जरूरी एक हिस्सा है युद्ध का। लेकिन मेन इसके पीछे क्या कुछ रणनीति चल रही है, इसी पर हम इंटरव्यू को थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को एक लार्ज पिक्चर वो भी समझ में आए। इस युद्ध को लेकर के आपका अनुमान क्या है, जो अभी तक तकरीबन 1 महीना ये युद्ध चला है, बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही इधर से उधर से। आपके हिसाब से इस युद्ध में अभी तक अमेरिका का आप कितना नुकसान कर पाए, या अमेरिका और इजराइल की तरफ से आपका कितना नुकसान हुआ, इस पर आपका आकलन क्या है? जी, अच्छा सवाल है। मैं सवाल का जवाब देने से पहले एक प्रतिक्रिया अपनी इज़हार करना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि आपका क्या नुकसान हुआ है, आपने क्या नुकसान किया। मैं या तो इसका यूँ ज एक प्रतिक्रिया दे सकता हूँ कि देखिए मैं तो भारतीय हूँ, मैं इसमें जो हूँ किसी साइड पर हूँ नहीं, जो भी हो रहा है वो ईरानी कर रहे हैं या ईरानियों का हो रहा है। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। बल्कि मैं इस बात को, चूँकि शायद आपके प्रश्न के पीछे भी यही एक अच्छी मानसिकता है कि दर हकीकत इस जंग में सिर्फ़ ईरान, अमेरिका नहीं है। ईरान की तरफ दुनिया के जितने भी शरीफ लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो गुंडागर्दी और बदमाशी के खिलाफ है, वो कहीं न कहीं अपने आप को इस जंग में ईरान की तरफ अपनी सहानुभूति देखते हैं और अपनी तरफदारी देखते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर कहा जाए कि
हम सब इंसानों की तरफ से क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, या जब ईरान पर हमला हुआ तो पूरी इंसानियत पर एक तरह से हमला हुआ, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि इत्तेफ़ाक से यही अच्छी चीज़ है। तो इस मुकदमे के बाद मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ अपनी बात को, और वो ये है कि देखिए, ये दूसरा महीना चल रहा है अभी, और अब कई हफ्तों से सब ने ये बात इकरार करना शुरू कर दिया है कि ईरान का पलड़ा जो है इसमें भारी है, और ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के जो दूसरे यहाँ पर उसके साथी और एलाइज़ हैं, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, चाहे इराक की जो पॉपुलर फोर्सेस हों, चाहे वो अंसारुल्लाह वल यमन में जो पूरा ये इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा, इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, ये भारी है इस वक़्त। अमेरिका और उसका पूरा जो इंटरनेशनल एक्सेस है, जिसके अंदर नेटो है, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ये बाज़ अरब दरबार हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि अमेरिका का जो मेन प्रॉक्सी है, वो इसराइल, वो सब एक तरफ है। और ये ईरान लेड एक्सेस भारी है। ये क्लियर है, आपके दर्शकों को भी पता है, तो इस पर ज़्यादा टाइम गुज़ारने की ज़रूरत नहीं। किस मकसद के तहत ये आगे जंग को ले जा रहे हैं? क्योंकि इन पर बहुत दबाव आ रहा है कि चलो ठीक है, मान गए कि आप ज़्यादा मज़बूत हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, अब जंग तो प्लीज़ रोक दीजिए। जैसे ऐसा दबाव आया था जून 2025 में भी आया था, और उसके नतीजे में 12 दिन के बाद ईरान ने एक्सेप्ट किया था और जंग रोक ली थी। लेकिन इस बार ईरान रिफ्यूज़ कर रहा है। तो क्या वजह है कि वो रिफ्यूज़ कर रहा है? किस टारगेट को लेकर चल रहा है? तो जैसे कि ईरान के ओहदेदारों ने कई बार इसको खुलकर कहा है, वो ये है कि हमारा टारगेट ये है कि जंग को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म करना है, कम से कम इस इलाके में, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में। हमें जंग को पॉज़ नहीं करना है। जून 2025 में जंग को हमने पॉज़ किया और सोचा कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो सकता है। लेकिन जब दोबारा बातचीत हुई और बातचीत बज़ाहिर दिखाने की हद तक तो अच्छी चल रही थी, तो फिर से शुरू कर दिया। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे होता है ना, कभी-कभी सामने वाला, ये पर्सनल लाइफ़ में भी होता है कि इंसान समझता है कि सामने वाला जिससे कोई झगड़ा है, प्रॉब्लम है, बातचीत से हल हो जाएगा। लेकिन फिर चंद बार ट्राई करने के बाद उसको पता चलता है नहीं, सामने वाले को एक मानसिक संतुलन का प्रॉब्लम है। वो इतना एग्रेसिव है, वो हर चीज़ में झगड़ा ही निकालेगा। फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो ईरान की जनता, ईरान की हुकूमत अ, वेस्ट को लेकर या एप्स्टीन गैंग को लेकर अब जाके इस नतीजे पर पहुँची है कि सामने वाले का मानसिकता का प्रॉब्लम है। उसका इलाज कभी भी बातचीत से नहीं हो सकता है। लातों के भूत किस चीज़ से मानते हैं, आपके दर्शक भी अच्छी तरह जानते हैं। तो नतीजा ये निकला है कि अगर अब जंग को रोकना है और वेस्ट एशिया में बाकायदा अमन-ओ-अमान कायम करना है, जो जिसमें स्थिरता पाई जाती हो, ना ये कि 6 महीने बाद फिर जंग हो जाए। तो अमेरिका का यहाँ जो वर्चस्व है, जो हेजेमनी, पावर, डोमिनेशन, रोब, दबदबा जो भी कहें, उसको खत्म होना है, और जिसमें सबसे पहला कदम है कि अमेरिका का जो मिलिट्री पावर, असर, रसूख इस वेस्ट एशिया में है, उसको नीस्त और नाबूद होना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो वो टारगेट और गोल है, उसी की तरफ ईरान और ईरान के साथी जंग को बढ़ा रहे हैं, और अब तक ज़्यादातर कामयाबी से ही बढ़ रहे हैं। देखिए आगे के मराहिल और आइंदा दिनों में क्या होता है। अब इस जंग को लेकर के एक महीना जब बीत गया है, तब तो शुरुआती दौर में तो ये था कि पता नहीं ईरान इतना लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, कितना क्या होगा, वो सब दुनिया ने देख लिया और अपने अपने हिसाब से हर कोई आकलन कर भी रहा है। अब जो बड़ा सेंटर पॉइंट है इस जंग का वो ये है कि अमेरिका जमीनी जंग में कूदने वाला है। जो बड़ा सेंटर पॉइंट इस वक्त में इस जंग का मुझे लग रहा है, और दर्शकों को भी बहुत सारे लोगों को लगता है, तो जमीनी जंग अगर होती है, ईरान की क्या तैयारी आपको दिखाई दे रही है? और अगर जमीनी जंग शुरू हो गई, ईरान की तैयारी, एंड रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या इसका एंड रिजल्ट रहेगा? जमीनी जंग क्या वो भी इतनी लंबी जो है वो जमीनी जंग अगर शुरुआत होती है तो बहुत लंबी चलेगी? जैसे युद्ध जो है वो एक महीना चल गया, किसी को यकीन नहीं था कि एक महीना ईरान सरवाइव कर पाएगा। जी। देखिए, अच्छा सवाल है। मैं इसको यूँ अगर समझाने के लिए शॉर्ट में कहूँ कि देखिए, ईरान ने ये अभी दिखा दिया है कि वो अपनी सीमाओं के बाहर तकरीबन 10 अलग-अलग देशों में वो अमेरिका के फ़ौजी बेसिस को बर्बाद कर सकता है। इस वक़्त 30 से 40 हज़ार अमरीकी फ़ौजी बेघर हैं। आप लोगों ने देखा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद इकरार कर लिया कि अमरीकी फ़ौजी इस वक़्त वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यानी क्या है? होटलों में छुपे हुए हैं, खाली फैक्ट्री में उनको जो है बिस्तरा उनका बिछा के डाल दिया गया है, ऑफ़िसेज़ खाली करके उनको रखा जा रहा है। यानी लोगों के दरमियान उनको ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई उनके रहने की कोई जगह नहीं है, और ये वैसे खुद अपने आप में एक क्राइम है कि आप सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर जंग के टाइम में
आप अपनी फ़ौज को सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर घुसा रहे हैं। खुद ये ख़ैर वो तो क्राइम्स करते रहते हैं, ये भी उसमें एक एडिशन है। तो इस हम्म। वक़्त जब ईरान ने ये साबित कर लिया है कि इतने देशों में वो अमेरिका का जो है कि मिट्टी जो है वो इस तरह से जो है नाक जो है मिट्टी में रगड़ सकता है, धूल चटा सकता है, तो आप फिर अनुमान लगाइए कि वो ईरान अपने ही सीमाओं के अंदर अगर उसको अगर जंग लड़नी पड़ेगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए जो हम ईरानियों की तरफ से मैं जो ईरान में हूँ, ईरानी यहाँ के ओहदेदार के बयान देख रहा हूँ, मीडिया देख रहा हूँ, तो ये जो बातें हो रही हैं अमेरिका की तरफ से ज़मीनी तौर पर ईरान पर हमला करने की, इस पर चंद किस्म की प्रतिक्रिया है। एक तो ये कहा जा रहा है कि हमें लगता नहीं कि वो एक्चुअली कभी ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लगता नहीं कि वो उनके अंदर आत्महत्या करने की इच्छा इतनी बढ़ गई है, तो हमें नहीं लगता कि वो कोशिश करेंगे। लेकिन हमें पहले ये भी नहीं लगता था कि वो हम पर हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें गरचे उन्हीं ने मीडिया में, दुनिया में झूठ बोल के रखा है कि ईरान एक बहुत कमज़ोर देश है, सैंक्शंस और छोटा देश वगैरह, लेकिन उनके इंटेलिजेंस को तो पता होगा कि हम कितने पावरफुल हैं। तो उनको हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब इतनी बड़ी वो हिमाकत कर चुके हैं, जो हमला उन्हीं ने किया और जब जानते हुए भी कि कितना पावर है रिटेलिएशन का ईरान का, जब इतनी बड़ी वो बेवकूफ़ी कर चुके हैं, तो मुमकिन है कि अभी ये भी बेवकूफ़ी करने की कोशिश करें। तो ये दूसरी प्रतिक्रिया है। यानी सबसे पहले ये कि लगता नहीं कि करेंगे, लेकिन फिर भी अब इतने वो हैं, इतने यानी मानसिकता या उनकी जो बौद्धिक स्तर है, वो इतनी गिर चुकी है कि शायद फिर भी करें। अगर ऐसा होता है, तो यहाँ मैं तो ये कहूँगा कि ईरान में तो यानी जश्न मनाया जाएगा। यानी अभी ईद की जो दिन गुज़रा, उससे बड़ी ईद मनाई जाएगी। यहाँ पर तो उनके पास 10 लाख की जो अपनी फ़ौज है, ज़मीनी फ़ौज, 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके ट्रेन्ड वॉलंटियर्स हैं, रिज़र्विस्ट जो आप इंग्लिश में अगर कहा जाएगा, जो रिज़र्व फ़ौज, जो बसीज की फ़ोर्स है, जो हर साल यानी वो प्रोफ़ेशनल सोल्जर नहीं, लेकिन हर साल चंद दिन ट्रेनिंग हासिल करते हैं। वो तो 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ मौजूद है। और अभी कल से या परसों से यहाँ पर एक पब्लिक में कैंपेन चला है, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला है यहाँ देश भर में कि भाई कौन जाके ये जो जहाँ पर बात हो रही है ये आइलैंड, वो आइलैंड, उसके पास जाके उन आइलैंड में जाकर इस वक़्त आम लोगों में से कौन लड़ना चाहता है? तो आज सुबह तक 50 लाख यानी 5 मिलियन लोगों ने उस कैंपेन में अपना नाम दर्ज करवा दिया। ये है कि हम जाना चाहते हैं वहाँ पर जहाँ पर खबर आ रही है कि शायद आ सकते हैं, शायद वो भी। तो यहाँ तो अंदर के ये हालात हैं। तो इसीलिए प्रतिक्रिया जो है ईरान में जो देखा जा रहा है कि अनलाइकली है, लेकिन अगर होगा तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि फिर उसके नतीजे में जो अभी ईरान चाह रहा है, ये भी ईरान की जो सेकंड लेवल की रणनीति है फिलहाल, उसका ये हिस्सा है कि वो चाह रहा है कि बड़ी संख्या में उसको अमेरिकन फौजी को वो बंदी बना सके, युद्ध बंदी हासिल करे। वो बजाय इसके कि जाके उन्हें दुबई में, कुवैत वगैरह में बंदी बनाया जाए, वो तो फिर यहीं पर फ्री में आ जाएँगे उसके हाथों में। तो इसका इस्तेक़बाल भी काफ़ी किया जा रहा है और काफ़ी उत्साह से इसका इंतज़ार किया जा रहा है, गरचे उन्हें अंदाज़ा है कि इसके चांसेस कम हैं। और कितना लंबा, अगर ये मान लीजिए कि संघर्ष शुरू होता है, ज़मीनी लड़ाई, आपको कितना लंबा जो इसका समय दिखाई दे रहा है? अ, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे ख़्याल में जो परिणाम जिसका ज़्यादा इम्कान सबको नज़र आ रहा है वो है अमेरिका की शिकस्त, और वो शायद वो और जल्दी हो जाएगा, और ज़ाहिर-सी बात है कि जब अगर सैकड़ों की तादाद में या शायद हज़ारों की तादाद में अमेरिकी फ़ौजी जो है वो युद्धबंदी बनेंगे, तो फिर वो बहुत मुश्किल होगा कि अमेरिका इस जंग को जारी रख सके। तो मुझे लगता है कि फिर तो बहुत शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगी, चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो युद्ध अपने एंड तक और जल्दी पहुँचेगा, और फिर उसके बाद वो अगला मरहला है कि जब अमेरिका जो अभी पूरी तरह से नहीं शिकस्त खाया है, लेकिन जब वो खा लेगा, तो उसके बाद फिर वो यहाँ पर इज़राइल को, जो उसका सबसे बड़ा प्रॉक्सी है, सबसे बड़ा उसकी फ़ौजी छावनी है, उसको छोड़ के यहाँ से निकलेगा। या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको ये कहना पड़ेगा कि भाई आप अपना खुद देख लें। और फिर हुँ, उस वक़्त इज़राइल के जो सहयूनी हैं, ज़ायनिस्ट हैं, वो होंगे एक तरफ, और फिर इस पूरे पश्चिमी एशिया की जनता है, उनकी इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे की फ़ौजें हैं वग़ैरह, कि फिर वो अगला मरहला एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें एक्सपेक्ट ये ज़्यादा चांसेज़ ये हैं कि शायद बगैर जंग के शायद ज़ायनिस्ट जो है सरेंडर हो गए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो अमेरिका के बेस पर इज़राइल अभी तक जो है वो सीना तानता था। वो चाहे वो खुद जो भी कहता था, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको हुँ, पता है कि, और 12 रोज़ा जंग जूनने में पता भी चल गया, यानी जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया कि इज़राइल जो है वो एक गुब्बारा है,
पीछे से हवा भरता है अमेरिका। जब वो निकल जाएगा अमेरिका, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई वगैरह का कोई माना नहीं है। इस एरिया में जो अस्थिरता है, इस एरिया में चाहे ये जंग हो, इससे पहले ईरान पर सैंक्शंस थे, अब तो सैंक्शन भी ऑयल वगैरह के हट गए और ईरान की कमाई बहुत बढ़ गई है जब से जंग शुरू हुई है, क्योंकि सैंक्शंस अमेरिका ने डर के हटा दिए। या इससे पहले आईसिस है, अल-कायदा है, ईरान-इराक की जंग है, यमन में 10-12 साल से सऊदी जो है ये मार रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को। जो भी आप बहुत लंबी फ़हरिस्त है, लोग कहते हैं भाई वेस्ट एशिया में तो हमेशा कुछ ना कुछ जंग होती है, ये है, वो तो एरिया प्रॉब्लम एरिया है ना? ये सबका एक तस्वुर है। इसकी जड़ लेकिन क्या है? इसकी जड़ है अमेरिका और इसराइल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर होना मुख्तलिफ देशों में ईरान को छोड़ के। ये मेन प्रॉब्लम है। तो जब रूट प्रॉब्लम चली जाएगी यहाँ से, तो इस एरिया के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक-एक करके सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे और फिर एक बहुत बेहतर दौर इस एरिया के लिए, इस खित्ते के लिए, बल्कि दुनिया के लिए शुरू हो सकता है। एक सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हन में, पूरी दुनिया इस वक्त में इस सवाल का जवाब जो चाहती है कि सब चीज़ें आपके हिसाब से तकरीबन हो रही है, यानी उम्मीद से ज़्यादा जो है वो ईरान ने जवाब दिया है। और एक तरीके से पूरी दुनिया इस बात को भी समझ रही है कि अमेरिका को धूल चटा दी है। अच्छी खासी जो है वो अमेरिका की फजीयत इस युद्ध में हुई है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपको लेकर के सहानुभूति भी है, पूरी दुनिया ये मान रही है कि ईरान आपको लेकर के, मतलब मैं ईरान के नज़रिए से जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो ये जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो ईरान आखिरकार नेगोशिएशन क्यों नहीं कर रहा है? कहीं पर कोई बातचीत ऐसी क्यों नहीं हो रही है कि ठीक है अब इस जंग को ख़त्म करके और इन चीज़ों पर आगे बढ़ा जाए? डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज़ पर पिच कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो या फिर पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है और बाहर जो है वो लोगों को बताने के लिए कि नहीं हम इन चीज़ों पर अड़े रहेंगे? कुछ इस पर बता पाएँ तो ज़रा बताइए। देखिए, ईरान का जो तरीका है कि जो हो रहा है वो खुलकर बोलता है। वो जब उसका कोई नुकसान भी होता है तो खुलकर बोलता है। आपको पता है कि इसराइल में अभी किसी को कुछ नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरी सेंसरशिप है, सबको पता है। ईरान के हुकूमत हर 2-4 दिन पर आके बोलती है, भई इतने लोग जो है, इतने घर बर्बाद हो गए, इतने घर डैमेज हो गए, सब आके डिटेल में बताती है। इतने अस्पताल पर हमला हुआ है, इतने स्कूल को डायरेक्ट मारा है अमेरिका ने। ये सब खुल के डिटेल आती रहती है। तो ईरान का अप्रोच इसमें जो है वो चीज़ों को छुपाने का नहीं है बल्कि खुल के करने का है। तो जब ईरान कह रहा है और ईरान में हर ज़िम्मेदार ये कह रहा है, स्पीकर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, फौजी का स्पोक्सपर्सन, सब लोग कह रहे हैं कि फिलहाल हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अक्लमंद आदमी है वो यही कहेगा कि भाई उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि वो जो बोलता है वो करता है तो यही सही होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ये तरीका नहीं है ईरान की गवर्नमेंट का। दूसरी बात, क्या वजह है कि नहीं कर रहा है? वैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो चाहता है कि इस इलाके में पीस कायम हो, यानी जंग खत्म हो। ना ये कि जंग सिर्फ थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाए। वो चाह रहे हैं कि वो सीज़फायर जो कि सिर्फ पेशखेमा है, मुकद्दमा है अगली जंग का, वो सीज़फायर करना ये तो सुलह के, अमन के खिलाफ है, बुद्धि और अक्ल के भी खिलाफ है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस जंग को जारी रखेंगे, जो हम पर थोपी गई है। इल्लीगल जंग है, अवैध जंग है, अनैतिक जंग है। खुद जंग शुरू करना अपने आप में क्राइम है। शुरू करने के बाद सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में वॉर क्राइम और हो चुके हैं, क्योंकि आपने हर घर को जो डैमेज किया सिविलियन जानबूझ के, वो एक वॉर क्राइम है। हर स्कूल को जो टारगेट किया, एक वॉर क्राइम है। हर ये सिविलियन को जो टारगेट करके मारा, वॉर क्राइम है। तो ये जो पूरे वॉर क्राइम का पूरा मजमुआ है, इसको अगर हम चाहते हैं हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो और अब तक की जितनी वॉर क्राइम्स हैं, उसका हमको मुआवज़ा यानी कॉम्पेंसेशन भी मिले और सज़ा भी मिले मुजरिमों को, ये तभी पॉसिबल है कि जब ये जंग तब तक जारी रहे, जब तक अमेरिका का कम से कम फ़ौजी एतबार से तो वर्चस्व पूरी तरह खत्म हो जाए। देखिए, धर्मेंद्र जी, मैं बहुत ही मुख्तसर एक एक सीक्वेंस भी बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। अमेरिका, इसराइल कहें या एप्स्टीनवाद कहें, जो भी आप नाम दें, साम्राज्य कहें, ये सब अलग-अलग नाम है एक ही चीज़ के। साम्राज्यवाद हो, एप्स्टीनवाद हो, जो भी है, इसका जो पावर है, वो चंद चीज़ों पर टिका हुआ है। चंद स्तंभ हैं जैसे एक तरह से उन पर टिका हुआ है। पहला स्तंभ क्या था इनका कि भई हम बहुत अच्छे लोग हैं।
हम जो है ज़्यादा हम इंसानियत हमारे अंदर ज़्यादा है। वो स्तंभ टूट गया गज़ा में, जब उन्होंने 2.5 साल वहाँ पे नरसंहार किया और टीवी पर हम्म, लाइव जेनोसाइड उन्हीं ने किया और खुलकर किया, बोल के किया और इज़राइल तो सिर्फ़ ठेकेदार है। असल तो प्रोजेक्ट पूरे वो जेनोसाइड का अमेरिका का है। वो तो सबको ये भी पता चल गया। तो वो गया स्तंभ, उसका जनाज़ा निकल गया। एक और स्तंभ जिस पर उसका वर्चस्व टिका हुआ है वो ये कि ठीक है, हम तो हैं हैवान, बदमाश, लेकिन हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। देखो जो हमसे टक्कर लेगा हम उसका वो हश्र कर देंगे जो हमने गज़ा का किया। क्यों गज़ा ने जुर्अत की कि हमसे मुकाबला करे। दुनिया वाले देख लो, एक वजह जो उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया है जेनोसाइड, हम और आपको हम्म, सबक सिखाने के लिए। तो उनके पावर और दबदबे का दूसरा स्तंभ है, वो इस जंग में टूट गया है। अब यही दूसरे महीना शुरू हो गया जंग का, टूट चुका है वो। और जितनी ये जंग आगे बढ़ती जा रही है, वो टूटने के बाद उतने उसके पीसेज़ यानी टूटने के बाद चकनाचूर होने का जो मरहला आता है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। अभी भी उनका 1-2 और स्तंभ बाकी हैं। एक स्तंभ उनका है कि हम दुनिया की फाइनेंस और इकोनॉमी हमारे हाथ में। ये जंग में ऑलरेडी पेट्रो डॉलर पर जो वार लगी है, वो ऐसी है कि जर्मनी के डॉइच बैंक ने अभी 3-4 दिन पहले अपनी ऑफ़िशियल रिपोर्ट में कहा कि इस जंग के नतीजे में पेट्रो डॉलर का देहांत और तेज़ी से होने वाला है। वो जो स्लोली देहांत हो रहा था पेट्रो डॉलर का, यानी कि जितना तेल है दुनिया में सब लोग उसको बेचेंगे, डॉलर में ही बेचेंगे, इसलिए हर देश झक मार के मजबूर है कि वो डॉलर के पीछे भागे और डॉलर खरीदे और जिससे अमेरिका की इकोनॉमी जो है, इसके बावजूद कि अमेरिका में अब वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बची, कुछ नहीं बचा अमेरिका में इकोनॉमिक बेस और फंडामेंटल के एतबार से, फिर भी डॉलर की डिमांड इतनी है और उसको आर्टिफिशियली पंप अप रहती है अमेरिका की इकोनॉमी। ये जंग में ये शुरू हो गया है कि लोग ईरान ने ऑयल बेचना उस पर पाबंदी लगा दी। जिसको खरीदना है, फिलहाल ईरान कह रहा है कि भई अगर दिखा सकते हो कि तुमने चाइनीज़ करेंसी युआन में खरीदा है, तो ठीक है, हम यहाँ से गुज़रने दे सकते हैं तुम्हारी शिप को। ये शुरू हो गया है। ये जंग जब खत्म होगी और जैसे कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है और मेरा भी यही अनुमान है कि इसमें अमेरिका को बहुत बड़ी और ज़िल्लत आमेज़ यानी ह्यूमिलिएटिंग शिकस्त का सामना करना होगा। तो ये पेट्रो डॉलर का सिस्टम जो है वो और तेज़ी से जाएगा। तो वो अगला स्तंभ जो उसके इकोनॉमिक डोमिनेशन का है, वो भी टूटेगा और ज़ाहिर-सी बात है ये जो स्तंभ टूट रहे हैं, ये दर हकीकत हम जैसे देशों के जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, दुनिया के अक्सर देश, हमारी ज़ंजीरें भी टूट रही हैं इसी में। भाई हमारा क्या हाल कर दिया है, हमें जब चाहे हम वो टैरिफ लगा दिया, जब चाहे बोला आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, 2019 से जो है इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना छोड़ दिया, जिसपे घाटा किसका है? ज़ाहिर-सी बात है ईरान को तो नुकसान पहुँचा, लेकिन साथ में हमें तो अपने देश की ज़्यादा पड़ी ना, इंडिया का कितना नुकसान हुआ कि वो तेल जो सस्ते में आसानी से मिल रहा था, वो अब नहीं मिल रहा, हमको महँगा खरीदना पड़ा और अमेरिका से अब हम तेल खरीदते हैं। यानी ये शायद जनता को के ज़्यादा लोगों को पता नहीं कि हमारा जो अब बास्केट है, जहाँ से हम तेल ले रहे हैं इंडिया में, वो अब अमेरिका भी उसमें है। ईरान को निकाल के उसने अपना तेल, रशिया से हम इतना फ़ायदे में ले रहे हैं, नहीं ले सकते। अब बोला चलो अब। तो ये ज़ंजीरें जिसमें बहुत सारे देश जकड़े हुए हैं, यहाँ पर ये खंभे और स्तंभ टूट रहे हैं, साथ में हमारी ज़ंजीरें भी टूटती जा रही हैं। चाहे अभी फ़िलहाल हमारी जनता का एक छोटा ही भाग है जो इसको समझ पा रहा है। लेकिन जैसे ये चीज़ें खुलेंगी और जो नई दुनिया कायम हो रही है, वो हमारी आँखों के सामने एकदम खुलकर सामने आएगी, तब हम इस युद्ध को याद करेंगे कि ये वो सिर्फ़ वो युद्ध नहीं था जिसमें ईरान ने अमेरिका को धूल चटा दी। बल्कि ये हम्म। वो युद्ध था जिसमें दुनिया की ज़्यादातर आबादी और अक्सर जो देश हैं, उनको आज़ादी अमेरिका के वर्चस्व से आज़ादी मिली। एक सवाल मेरा और है, एक पहलू को मैं और समझना चाहता हूं आपके जरिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके स्टेटमेंट्स वैसे तो बहुत सारे निकल करके आते हैं, बहुत सारे बेतुके भी होते हैं, लेकिन कुछ जो सीरियस हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट वो निकल करके आया कि अरब देशों से भी वो कह रहे हैं कि भैया आप भी अपना खर्चा अब शुरू कीजिए। जब डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी के देशों को कह रहे हैं कि भैया आप अपना खर्चा लगाना शुरू कीजिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या खाड़ी के देशों में अब कम से कम इस बात को लेकर के कुछ जो है बदलाव देखने को मिलेगा? ईरान के प्रति कोई न कोई एक जो व्यवहार है वो बदलता हुआ नजर आएगा? कोई रवैया जो है उनका बदलेगा? जी हाँ, ये भी अहम सवाल है। देखिए ये जंग वो 7 अक्टूबर से कुछ पर्दा उठना शुरू हुआ है
कि ये जो खाड़ी के देश हैं ईरान के अलावा, क्योंकि याद है ईरान भी आखिर खाड़ी का ही देश है, बल्कि खाड़ी का जो तट है, साहिल है, सबसे लंबा तो ईरान के पास है, बाकी के पास उसके मुकाबले में छोटा-छोटा तट है। तो ये जो बाकी के जो ये अरब खाड़ी देश कहलाते हैं, इनकी हालत और इनकी हकीकत क्या है, इस पर से पर्दा उठना शुरू हुआ 7 अक्टूबर के बाद से, गज़्ज़ा के जेनोसाइड के बाद से, कि गज़्ज़ा में जेनोसाइड हो रहा है। इन लोग रोकना तो दूर की बात, कोई ढंग का बयान तक नहीं दे पा रहे हैं। जेनोसाइड करने वाले देश का यानी अमेरिका का राष्ट्रपति इन देशों के में दरबार में चक्कर लगाता है। हर कोई भेंट देता है, कोई कहता है मैं $600 बिलियन दूंगा, मैं कोई कहता है मैं 800, कोई कहता है मैं $1 ट्रिलियन से ज्यादा भेंट दूंगा, नजराना पेश करे। जैसे पहले जमाने में होता था ना, जब बड़ा बादशाह आता था तो छोटे छोटे बादशाह जो है वो भेंट और हदिया तोहफा लेकर जो है लाइन लगाते थे, वो दुनिया ने देखा। तो हमें समझ में आने लगा कि ये खाड़ी के देश, जिनको खाड़ी का देश कहा जा रहा है, ये देश है भी कि नहीं, ये पर्दा उठने लगा। और हमें याद आई, हम भारतीयों को, ये हिंदुस्तानियों को याद आई कि भाई हमारे इंडिया में भी 1947 तक बहुत सारे छोटे-छोटे देश थे जिनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। महाराजा हरि सिंह थे कश्मीर में, फलां वडियार खानदान था मैसूर में, जगह-जगह हैदराबाद में, कहाँ-कहाँ। इनमें से बहुत सारे के पास अपना पासपोर्ट, अपना झंडा, अपनी करेंसी तक होती थी। लेकिन क्या इनको कोई आज़ाद समझता था? या आज कोई आज़ाद समझता है? नहीं। ये खाड़ी के ये अरब देश, ये आज के ज़माने के प्रिंसली स्टेट हैं, कि जिनमें एक दिखावा है आज़ादी का, लेकिन एक्चुअली इनके पास कोई आज़ादी नहीं है। इनका इनका पूरा खून चूसता है वेस्ट, इनके तेल और गैस को निकालता है, और थोड़ा बहुत इनको अय्याशी इनके दरबारों को दे देता है, बादशाहों को दे देता है अय्याशी करने के लिए, बाकी ले जाता है अपने फ़ायदे में, सब जाता है पैसा वहाँ इन्वेस्ट होता है। इनमें कुछ भी बनना इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट की कंपनी आके सिर्फ़ बनाएगी। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स परचेज़र है, खरीदार है, खासतौर पर 2017 की जो डील हुई थी, जब ट्रंप साहब पहली बार राष्ट्रपति थे। 2017 में यूएस सऊदी डील ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी फौजी डील है। $350 बिलियन की डील हुई है यूएसए और ईरान के दरमियान। उसके बावजूद जब जंग का समय आ रहा है तो सऊदी अरब क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है ना। यानी ये एक्चुअली डील भी नहीं थी। ये हफ्ते का पैसा था जो डील के नाम पर ट्रांसफर हो रहा है। यानी ये एक्चुअली रियल कंट्रीज एक तरह से आज़ादी के एतबार से, अपने इंडिपेंडेंस के हिसाब से नहीं थे। ये 7 अक्टूबर के बाद से ये पर्दा उठा। जो थोड़ा बहुत पर्दा उठना बाकी था वो अब उठ रहा है। और इनकी हैसियत समझ में आ रही है कि जब ट्रंप साहब सऊदी प्रोग्राम में जाके सऊदी के बादशाह के शान में वो गुस्ताखी करते हैं, कि जो आप जानते हैं, मैं आपका एक अच्छा चैनल है, इस पर नाम नहीं लिया, वो वर्ड्स दोहराए नहीं जा सकते। तो दुनिया देख रही है, वो पर्दा उठ रहा है। तो अब जब ये इनकी हकीकत सामने आ रही है और इनकी जनता के सामने हकीकत सामने, क्योंकि ये भी मैं कह दूं, इनकी जनता और दरबार में ईरान के मसले को लेकर 180 दर्जे इख्तिलाफ है। जनता इस जंग में, जहां एक तरफ ईरान है, एक मुसलमान देश है, मजलूम है, दूसरी तरफ नेतन्याहू इस्राइल अमेरिका है, अरब जनता हो, सुन्नी जनता हो, कोई भी हो, सब ईरान के फेवर में है। जनता तो इस तरफ है, दरबार बीच में फंस गए हैं, क्या करें अब? इनमें से इनकी तब्दील है। आपका सवाल था इनका रवैया क्या तब्दील होगा? जी हाँ, इनका रवैया तब्दील होना शुरू हो गया है। ओमान ने अपना रास्ता पूरी तरह से अलग कर लिया पहले ही दिन से। जब जीसीसी ने मीटिंग रखने की कोशिश की रियाज में, ओमान गया ही नहीं। उसी टाइम पर ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फेवर में बयान दे दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज कर रहे हैं ईरान और ओमान मिलकर कोऑपरेट करके। तो ओमान तो पूरा अलग हो गया। कतर थोड़ा-थोड़ा अब अलग हो रहा है। उसके स्टेटमेंट और रवैये में तब्दीली देख रही है, दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, समझ रहा है कि फ्यूचर क्या है। देखिए, कतर का बहुत सारा लिंक जो है वो टर्की से भी है। टर्की जैसे खुल के आ रहा है ईरान के फेवर में, कतर के लिए भी आसान होता जा रहा है कि वो ईरान की तरफ झुकाव अपना दिखाने लगे। बचता है सऊदी कुवैत और बहरीन, तो बेचारे एकदम चुप हैं, और ज़ाहिरन पता भी नहीं, उनके बादशाह भी उनके देश में हैं, भाग चुके हैं, छुप चुके हैं, किसी को आइडिया नहीं, क्योंकि कोई स्टेटमेंट्स आते नहीं उस तरह से इंडिपेंडेंटली कुवैत और बहरीन से। लेकिन सऊदी अरब और यूएई अभी तक बयानबाज़ी की हद तक ईरान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अमेरिका के फेवर में बयान दे रहे हैं। वहाँ तब्दीली आना बाकी है, और वक़्त के साथ जैसे जंग और आगे बढ़ेगी, वहाँ पर भी आखिरकार तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, सिवाय इसके कि अपनी जनता के साथ हो जाए, सिवाय इसके कि
इस इलाके में जो बड़ी ताकत है उनके साथ हो जाए। जय कि इस वक्त में एक मुझे लग रहा है कि दुनिया के अंदर जो सहानुभूति ईरान को लेकर के दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान कर रही है बाकी के अरब खाड़ी देशों को, कि ईरान की तरफ जो है वो पूरा दुनिया का एक झुकाव जो साफ तौर पर हो रहा है, और उनके मुल्कों में भी जाहिर तौर पर जो खबरें या जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो भी उनको परेशान जरूर कर रही होंगी। आप आए और जयदी साहब आपने जिस बारीकी के साथ में और जिस मैं कहूँगा कि समझदारी के साथ में जो बातें कर रखी हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों तक एक बड़ी तस्वीर जो है इस युद्ध की ज़रूर पहुंची होगी, और आपसे समय समय पर ज़रूर इस युद्ध को लेकर के अपडेट्स लेते रहेंगे और जो लार्ज पिक्चर है इस युद्ध की वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप आए, आपने बहुत बारीकी से अपना जो है वो आकलन यहाँ पर रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का। मैं बस एक जुमला आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो जंग चल रही है, आप इस चैनल के दर्शक ज़रूर हैं, लेकिन इस जंग हुँ, के दर्शक ना बन के रहिए। इस जंग हुँ, में आप स्पेक्टेटर बन के ना रहिए। ये कोई टी20 का टूर्नामेंट नहीं है कि ये जीता, ये हारा, ये नहीं। ये यहाँ पर मानवता और इंसानियत का मुकाबला है हैवानियत से, धर्म का है अधर्म से। तो हर कोई अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक इसमें इस मुकाबले में भाग लेने की कोशिश करे। यानी क्या? भई कुछ ना कोई तो किसी सच बात को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करे, गलत बात को गलत बात बोलने से डरे नहीं। और इस तरह से ये जो बहुत अहम चीज़ चल रही है इस वक़्त, जिसका असर इंडिया में, दुनिया के हर इंसान पर पड़ रहा है और आगे पड़ेगा, उसमें सही तरीके से अपना किरदार निभाने की कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया।